हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं देवी सिंह। आज 2 अगस्त है और हमारा यही करंट का सेगमेंट है जो कि हमने 31 जुलाई से, यानी आज का तीसरा दिन है। और जो करंट में आज काफ़ी कुछ है तो चलो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया था कि हम करंट के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, जो खासकर इंग्लिश के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदी वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए जो है मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ और हम इसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक भेज दूंगा, या आप ये हमारा अभी व्हाट्सअप नंबर है 9555 031427, इसमें आप मुझे हाय भेज करके, इसमें अभी ग्रुप में बना दूंगा, तो आप जो है ये जो पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो है पहला इशू है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय सहयोग। तो सबसे पहले बात यही आ जाती है कि भाई दक्षिण एशिया कहाँ है, और फिर तो हम तब इसके जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क, इसके बारे में तभी तो जान पाएंगे ना। तो चलो हम मैप पर आते हैं। आप ये देखो कि ये पूरा जो है यहाँ से लगा करके ये पूरा ये आपका मैप है। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं तो थोड़ा और ठीक लगेगा। आप ये देखो कि ये जो है आपका ये पूरा एशिया है, ये आपका ये सारा जो है ये आपका एशिया है, ये आपका इधर जो है अफ्रीका हो जाता है, और इधर आपका जो है ये यूरोप हो जाता है। तो ये आपका एशिया है। तो एशिया में हमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की बारे में बात करना है, उसी संगठन के बारे में बात करना है। तो एक बार एक काम करो कि ये आपका क्या हो गया, ये भैया पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, यानी ये ईस्ट है, ये आपका जो है वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो हमें दक्षिण एशियाई, तो मतलब साउथ जो है, साउथ एशिया की बात हो रही है। तो साउथ एशिया में जो हमें जैसे सार्क के बारे में एक्चुअल में बात करना है, तो साउथ एशिया में देखो कि कौन कौन, भाई भारत देखो साउथ एशिया में आ रहा है, आपका पाकिस्तान साउथ एशिया में आ रहा है, श्रीलंका साउथ एशिया में आ रहा है, बांग्लादेश साउथ एशिया में, नेपाल साउथ एशिया में, भूटान साउथ एशिया में, म्यांमार इधर साउथ एशिया में। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है साउथ एशिया में आ रहे हैं। तो आप ओवरऑल समझ गए। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है साउथ एशिया के अंतर्गत जो है ये कंट्री आपके साउथ एशिया के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है हमारा पहला इशू, आप समझ गए ना कि साउथ एशिया में आपके जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत, आपका नेपाल, इधर जाके भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये आपका जो साउथ एशियन जो है रीजन है। ठीक है। अब वापस हम पहले उस पर चलते हैं। देखो भाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको जो है हम सार्क कहते हैं। ठीक है। इसकी जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, ढाका कहाँ है, आप यहां पर आओ, देखो ये जो है बांग्लादेश में ये ढाका है। तो ढाका में जो है इसकी स्थापना कब, 8 दिसंबर 1985 को हुई, और ठीक 2 साल बाद 17 जनवरी 1887 को काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है, तो इसका सचिवालय यहीं स्थापित किया गया काठमांडू में। इस सार्क के अंतर्गत, जो ये सार्क है, इसके अंतर्गत हमारे 8 सदस्य हैं। सार्क के अंतर्गत 8 सदस्य हैं। इन 8 में जैसे कि भाई इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, प्यारा भारत, नेपाल आपका, पांचवा आपका भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां श्रीलंका, और आठवां आपका मालदीव। तो ये सभी सार्क के अंतर्गत, जो ये सार्क है, ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसके अंतर्गत कितने, 8 देश हैं। ठीक है। अब हमारा जो आज का इशू है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि भाई दक्षिण एशिया, जो एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो साउथ एशिया है, ये आप देखोगे कि ये इस एशिया का ये वाला जो रीजन है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक और जातीय सांस्कृतिक दोनों संदर्भों में इसको परिभाषित किया गया है। मतलब जातीय, अगर हम सांस्कृतिक संदर्भों की बात करें या फिर भौगोलिक संदर्भों की बात करें, तो ऑलरेडी भूगोल में आप देख रहे हो कि नक्शे में कि इस एशिया के दक्षिण में है।
दूसरा कि भाई इसमें से जो आप देखोगे कि जो जातीय सांस्कृतिक संदर्भ, अब जब यहाँ पे आसपास इस रीजन की जो रेसेस देखेंगे तो लगभग सभी रेसेस जो हैं एक समान हैं, तो यहाँ पर जो जातीय सांस्कृतिक संबंध भी वैसे ही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इस एसोसिएशन के अंतर्गत शामिल है। अब इसका जो सार्क सार्क मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, SARC, तो सार्क इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन, लिख देता हूं क्योंकि बार बार ये आपको पता भी होना चाहिए ना, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। सो ये तो आपने देखा। अब भाई भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसको हम समझेंगे, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि चाइना जो है हमें चारों तरफ से घेर रहा है। अभी परसों नरसों की खबर है कि एक चाइना का जो शिप है ये इंडियन ओशियन में इधर से जो है, और वो जो है एक मतलब वो जो शिप है चाइना का वो डेटा कलेक्ट करता है और वो 60 किलोमीटर की रेंज तक का डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि 2 जो हैं न्यूक्लियर प्लांट भी हैं, तो इसको लेकर के डर है। तो हमें जो चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, अब देखो कि जो श्रीलंका का जो पोर्ट है वो भी चाइना ने जो है पिछले साल लीज के लिए करीब 100 साल या उससे ऊपर के लिए लीज के लिए ले लिया है। वहीं आप देखो कि चाबहार पोर्ट को लेकर के, तो जो चाइना हमें प्रयास कर रहा है कि चारों तरफ से घेरे। इस वजह से जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो सार्क है ये और भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हालांकि इस भूभाग के देशों के बीच जो है साझा सांस्कृतिक जड़ें मौजूद हैं। अब देखो कि यहाँ पर आप चाहे पाकिस्तान की बात कर लो या अफगानिस्तान की बात कर लो या मालदीव की बात कर लो या श्रीलंका की बात कर लो या फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की बात कर लो, हर जगह इन सभी देशों में जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं वहां पर यहाँ पर सांस्कृतिक जड़ें देखी जा सकती हैं। सांस्कृतिक जड़ें का मतलब देखो कि आप जैसे देखो कि हमारे तमिलियंस जो है मतलब लंका में बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ भूटान और नेपाल में आप देख सकते हैं कि हमारी तो शादी हो जाती है। मेरी एक स्टूडेंट है कि उनकी जो है मतलब मम्मी नेपाल से आती हैं। तो और बांग्लादेश आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, और पाकिस्तान तो हमारा भाग ही बांग्लादेश इवन भाग था। तो ये जो है सांस्कृतिक तौर से हम सभी देशों के साथ एक हमारी जो जड़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर सांस्कृतिक तौर से हम इनके मतलब इनसे मैच करते हैं या हमारे जो इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट कॉमन है, तो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता अगर इन देशों में होती है तो वह हमको भी प्रभावित करेगी। और पिछले 2-4 सालों से आप देखिए कि ये क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। जैसे कि आप देखो कि हालांकि इसमें से म्यांमार शामिल नहीं है सार्क में, लेकिन म्यांमार भी जो है पॉलिटिकली अनस्टेबल है। आप श्रीलंका भी देख लो, पॉलिटिकली अनस्टेबल है। 2006 तक नेपाल भी पॉलिटिकली अनस्टेबल था। मालदीव अभी जो है विरोध कर रहा था। तो अगर हमें अपने इन सहयोगियों के साथ बेहतर संबंध कायम रखना है तो हमें जो बढ़ती हुई उच्च मुद्रास्फीति है, जो घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है, घरेलू अशांति है और कई ऐसी उप क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सार्क में जो 8 देश शामिल हैं, तो कुल आबादी का करीब 1/4 आबादी इन 8 देशों से आती है। तो 1/4 आबादी अगर अनस्टेबल हो जाए तो भाई वैश्विक लेवल पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये आपने देखा। अब भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे आप एक बार आओ। देखो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये वसुधैव कुटुंबकम के निर्माण के लिए जो है ये बहुत मतलब उसी उत्तरदायी है। या आप ऐसा कह सकते हो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वसुधैव कुटुंबकम के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण का ये प्रतीक है। अब अगर हम पहली बात करें विकास सहायता को लेकर के, जो विकास सहायता है क्या है,
विकास सहायता है, तो आप ध्यान दोगे कि भारत ने अपने मतलब जो बजट में 2023 22-23 में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने हितों को साधने का प्रयास किया है, और बजट 22-23 में यह प्रावधान किया है कि जो अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकी कंट्री हैं, जो अफ्रीका, देखो अफ्रीका में आप देखोगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो मतलब उनकी स्थिति बहुत जर्जर है, और लैटिन अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। तो हमने अपने बजट में ये प्रावधान किया है कि जो आपका लैटिन अमेरिकी, यानी लैटिन अमेरिका का मतलब जो है साउथ अमेरिकी और अफ्रीकन कंट्री, और साथ में ये जो सार्क के यानी जो हमारे ये पड़ोसी हैं, तो इनके लिए लिख देते हैं, है ना, इनके लिए जो है 62,920 ये मिलियन रुपए, इतना जो है मिलियन रुपए क्या है भारत ने अपने बजट से आवंटित किया है, और एक बहुत बड़ी धनराशि है। दूसरा हमारा इस ब्रदरहुड की नेबरहुड की जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो एक तो आपने देखा कि विकास सहायता हम इन जो है देशों के साथ कहीं ना कहीं आगे आकर के कर रहे हैं। दूसरा की वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखो भारत ने अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन मैत्री है, इसके माध्यम से भी कई देशों को जो है सहायता प्रदान करी है, और कोविड-19 में खास करके हमने कई देशों को जो है हेल्प करी है। बेशक हमारे यहाँ समस्याएं रही हैं, लेकिन हम इन सारी चीजों पे कभी पीछे नहीं रहे, ठीक है। अब भाई दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में कुछ चुनौतियां हैं, जो दक्षिण एशिया जो सहयोग संगठन है, तो इसके मार्ग में क्या चुनौतियां हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो भाई देखो, ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार का निम्न स्तर पे होना, अंतर क्षेत्रीय व्यापार का निम्न स्तर का मतलब क्या है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार के निम्न स्तर का मतलब यहाँ है कि भाई दक्षिण एशिया का जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार वैश्विक स्तर पर जो है सबसे कम है, क्या है, वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, जो कि इस क्षेत्र के कुल व्यापार का केवल 5% है, और वर्तमान जो है आर्थिक एकीकरण 23 बिलियन डॉलर के वार्षिक अनुमानित अंतर के साथ जो है इसकी क्षमता का केवल 1/3 है। वहीं दक्षिण एशिया में जो बाह्य प्रभाव की बात करें, तो भारत के जो है छोटे पड़ोसी देश, जो आप ये देख सकते हो कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, तो इन्हें आप छोटे पड़ोसी देश कह सकते हो। तो भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, तो छोटे पड़ोसी देश जो है चाइना की ओर देख रहे हैं, और भारत को ये संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब भारत को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो इस क्रम में ये अतीत में वे अमेरिका का प्रभाव ग्रहण करते हैं, और वर्तमान में ये चाइना के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, चाइना की ओर देखते हैं। अब जैसे कि भाई आप देखोगे कि दक्षिण एशिया अपने समुद्र जो है समुद्री पड़ोसी, जैसे हिंद महासागर के जो आसपास जो द्वीप हैं, तो हाल ही में इन्होंने जो है चीन कार्यवाहियों और नीतियों ने भारत के लिए आवश्यक बना दिया है कि भारत को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, और वह अपने पड़ोसियों के साथ संबंध और संलग्नता को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। देखो हमारे कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की बात करें तो दक्षिण एशिया में जो है क्षेत्रीय विवाद क्षेत्र की जो शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं सभी अंतरराज्यीय विवादों में से जो है क्षेत्र और सीमा को लेकर के जारी विवाद जो सशस्त्र संघर्ष की ओर ले जाने की संभावना मतलब रखता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का जो है अक्षम प्रबंधन। आप देखोगे कि दक्षिण एशिया का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकीकरण और वैश्विक औसत से काफी कम है, और ये पूर्वी एशिया की तुलना में जो है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जो है कम एकीकृत है, ये उतना ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इस क्षेत्र में कई देशों की कम उत्पादकता के कारण इन देशों का जो निर्यात बहुत कम है, और इसी के चलते अभी आप देखोगे कि जो श्रीलंका इसी क्राइसिस के चलते जो है ये डूब गया। श्रीलंका जो है दिवालिया हो गया ना, तो उसका एक यही सबसे बड़ा, जो आप खास करके जो श्रीलंका है कुछ चीज़ों में जैसे फर्टिलाइजर में जो मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन करता था, तो उसका जो है आयात कम हुआ। वहाँ प्रेसिडेंट ने जो मतलब एक
एक रूल अडॉप्ट किया, इसको कम करना था, इसके चलते देखो आज क्या हालात है। हालांकि उसके पीछे एक ही कारण नहीं है, क्लॉजल कॉजल प्लूरलिज्म एक कॉन्सेप्ट भी होता है, जो मतलब एक घटना के पीछे कोई अकेला कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, दैट्स इट। अब दक्षिण एशिया के विकास में जो है भारत की क्या भूमिका है? ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन जो कंट्रीज हैं, तो भाई इनके विकास को लेकर भारत क्या भूमिका निभा सकता है? तो क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर भैया, तो सबसे पहली बात जो भारत भूमिका निभा सकता है कि जो क्षेत्रीय विकास है, तो सॉरी क्षेत्रीय व्यापार है, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत क्षेत्रीय व्यापार कनेक्टिविटी और निवेश का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर के तौर पे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सशक्त बना सकता है। अब जैसे कि आपने देखा ब्रेग्जिट, देखो एक उदाहरण के तौर पे समझो, फॉर एग्जांपल कि ब्रेग्जिट क्या था। मतलब देखो, पहले आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें, फिर ब्रेग्जिट के बारे में हम थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पे बात कर लेंगे। देखो यूरोपीय यूनियन एक्चुअल में खास उसकी जो रिलेवेंसी थी, उसकी जो प्रासंगिकता थी, इसी वजह से थी कि उससे जो संबंधित जो 23 से 24 कंट्री थे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते थे, ठीक है। तो वो सभी के यहाँ जो है मतलब बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपने चीजों को निर्यात और आयात कर सकते थे। तो हमें जो है, अब ब्रेग्जिट तो क्या है कि उस यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, तो ये पूरी घटना आपको पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हम 7-8 लोग इस एसोसिएशन के अंतर्गत हैं, तो कोई ब्रेग्जिट जैसा ना हो, तो हमें पहले से प्रयास करने पड़ेंगे और साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, ताकि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सशक्त बनाया जा सके। और जो है आर्थिक ऊर्जा को प्रेरित करना और अंतर क्षेत्रीय खाद्य व्यापार में जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको, बाधाओं को कम करना है, और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को क्या करना है भाई, प्रोत्साहित करना है। वहीं इको ब्लूप्रिंट जो है प्रदान करना। तो दक्षिण एशियाई देश में जो जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु संकट के प्रति कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के इको ब्लूप्रिंट में से जो है लाभ उठा सकते हैं, और दक्षिण एशियाई देशों में जो है प्रभावी शासन और सतत विकास के बीच जो है संबंध को भी स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। अब खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करना। तो क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है और इसमें भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी पहल कर सकता है। अब खाद्य सुरक्षा के लिए इस जो है आर्थिक ब्लॉक का एक जो है अभिन्न सूत्रधार और घटक हो सकता है। इस दृष्टि से सार्क फूड बैंक की क्षमता बढ़ाना की जरूरत है, जो कि वर्तमान में करीब जो है 5 लाख मीट्रिक टन से ये कम है। और उप क्षेत्रीय पहलों को भी आगे बढ़ाना है हमें। तो उप क्षेत्रीय पहलों की अगर हम बात करें, तो उप क्षेत्रीय पहलों को लेकर के, तो भाई बंगाल की खाड़ी जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हो आप, तो ऐसे उप क्षेत्रीय पहलों की आयोजन क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा पार जो है व्यापार और परिवहन और स्वास्थ्य पर विषयवार क्षेत्रीय संवादों को संचालित करके भारत की जो क्षेत्रीय संलग्नता को आकार देने के लिए प्रभावी भागीदार हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है आवश्यक सहायता का विस्तार करके इन क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और चीन के मुकाबले आर्थिक और रणनीतिक दोनों गहराई हासिल कर सकता है। वहीं साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में दक्षिण एशिया की आवाज को लेकर के एक समूह के तौर पे दक्षिण एशियाई देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया की आवाज बन सकता है। और ये एक सुरक्षित क्षेत्रीय वातावरण भारत को अपने जो है महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये जो है काम किया जा सकता है। साथ ही साथ देखो कि अगर हम बात करें, इसमें कुछ और चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा सा जरा बस कहानी सुनिएगा, क्योंकि ये तो देखिए जो आपको स्क्रीन पे है ये सारा सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। कहानी से ओवरऑल आपका एक व्यू तैयार होगा। तो देखो, सार्क सदस्यों में जो है मतभेद जो कि चीन के लिए एक स्थान बना सकता है। आप जरा ये देखो, वापस हम मैप पे चलते हैं। ये हमारे जो सार्क सदस्य हैं,
तो अगर इनमें मतभेद होता है, मान लो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमारे पे तो बना ही रहता है, तो अगर मान लो ये मतभेद रहता है मालदीव के साथ या श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ या भूटान के साथ, तो अगर ऐसा होता है तो चीन को एक स्पेस मिलेगा। और जब चीन को स्पेस मिलेगा तो चीन तो इसी चक्कर में है। तो सभी 60 के देशों के बीच जो देखो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है, इसको मिटा दें और आपको एक बिग ब्रदर सिंड्रोम से भी क्या कर दें, आपको रूबरू करवा दें, है ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम। बिग ब्रदर सिंड्रोम, देखो ये बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या है कि सभी सार्क देशों के बीच भारत का 70% क्षेत्र है। जितने सार्क देश हैं तो इंडिया का करीब 70% जो है क्षेत्र है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी देश एक दूसरे के साथ जो सीमा है वो दूसरे देश, मगर अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखो ये तो साझा करते हैं। बाकी आप जो है श्रीलंका, मतलब भारत के साथ में बात नहीं कर रहा, दूसरे देश जो है आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं, चाहे वो भूटान नेपाल, तो ये आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इससे भारत के प्रति सदस्यों के बीच एक विश्वास की जो है कमी पैदा होती है और छोटे देश भारत को संतुलित करने के लिए वो इधर निहारने लगते हैं, चीन की ओर निहारने लगते हैं, चीन की ओर देखने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत से इन्हें लगता है कि भाई भारत जो है हमारे हितों को प्रभावित करेगा, हमारे जो राजनीतिक आर्थिक जो सामाजिक हित हैं उनके जो ये प्रभावित करेगा। और हम पे कई बार देखा आपने कि जो है अलग अलग पार्टी जो उन देशों में है, तो आरोप भी लगाया। नेपाल में जब पिछले से 2017-18 में एक क्राइसिस हुआ, श्रीलंका में हालांकि अभी ऐसा नहीं देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आरोप भी हमारे पे लगे। तो राजनीतिक मतभेद आपको मैं बता दूं कि जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य शासन में अधिकतम शासन था। आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी तो नहीं थी, तो यहाँ सैन्य शासन के अंतर्गत यहाँ पर शासन रहा है। और नेपाल में 2006 तक तानाशाही जो है राजशाही थी, तानाशाही नहीं कहो आप। और चीन भी वास्तविक तौर से कोई लोकतंत्र थोड़ो ना है। तो इससे जो है आप देखोगे कि भाई पाकिस्तान नेपाल जैसे देश जो है चीन की ओर क्यों झुके हुए हैं, क्योंकि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक मूल्यों को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेकर के क्या हालात हैं, आपने देखा कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। नेपाल में भी कुछ एक पार्टी जो है विपक्षी पार्टी कुछ ऐसा ही है। तो इनका ओरिएंटेशन चाइनीज है, ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरी एक चीन की जो आर्थिक स्थिरता को लेकर के कि भारत को छोड़कर जो है मतलब सदस्य राज्य जो है अभी भी आर्थिक एकीकरण और सहयोग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। और इसके चलते भारत ऐसा करने के लिए, भारत के पास ठीक है अपनी चीजें वो संभाल रहा है, लेकिन इतना पैसा थोड़ो ना है। तो भारत ऐसा करने के लिए पर्याप्त तौर से जो है सक्षम नहीं है। तो इसके चलते सार्क देश जो हैं चीन की ओर देख रहे हैं, चीन की ओर झुकाव है। एक मुद्दा और है भारत और पाकिस्तान का। देखो भैया, जो भारत के बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये देश है। और इन देशों के बीच कई जो है द्विपक्षीय मुद्दे हैं जो कि सार्क की वृद्धि को कम करते हैं। भाई हम जो है द्विपक्षीय मुद्दे हैं तो जो इशूज हैं हम उसको देखते हैं, तो जो सार्क की रिलेवेंसी है, प्रासंगिकता कहीं ना कहीं उसको कम करते हैं। पाकिस्तान चीन को इस द्विपक्षीय मुद्दों में दखल देने की अनुमति दे रहा है, जैसे कि इफेक्ट प्रोजेक्ट हो गया। वहीं बीआरआई प्रोजेक्ट जो परियोजना है इसको लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो जो दक्षेश में जो है रेलवे संपर्क, जो सड़क संपर्क की जो है कोई प्रगति नहीं है, जो कि आर्थिक सहयोग में बहुत बड़ी बाधा है। ये जो इसको हम दक्षेश भी बोलते हैं ना, साउथ एशियन एसोसिएशन जो ग्रुप है, तो ऐसा कोई देखो इनके साथ बताओ कौन सा कोई कनेक्टिविटी है, आप मुझे बताएं। कोई रेलवे की कनेक्टिविटी हो या कोई वैसी, तो ऐसी कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये उनकी प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा बाधा है। लेकिन चीन का एक प्रोजेक्ट है बीआरआई, और जो बीआरआई प्रोजेक्ट है ये इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत बीआरआई का विरोध कर रहा है।
अब भाई चीन कह रहा है कि हम आपके यहाँ से एक हाईवे निकाल देंगे, सब कनेक्ट हो जाएगा, भूटान को कह रहा है, बांग्लादेश को कह रहा है, या श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान को कह रहा है, तो भैया इधर ही तो आकर्षित होंगे। तो चीन ऐसा भी कर रहा है। अब भाई इस क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप से समस्या क्या है? तो एक देखो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, देखो चीन दुनिया में एक नौ साम्राज्यवाद पैदा कर रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो चीन 99 साल के लिए जो श्रीलंका के बंदरगाह का प्रयोग करेगा, क्योंकि श्रीलंका कर्ज चुकाने में तो सक्षम है नहीं है, तो विकास के लिए श्रीलंका के द्वारा चीन से लिया गया जो ऋण को वह वापस करने में सक्षम नहीं है। और यह स्थिति जो है क्षेत्र में नौ उपनिवेशवाद को जन्म दे रही है कि नहीं दे रही है। चीन पैसा दे करके, उधार दे करके कभी इसका पोर्ट खरीद लेता है तो कभी इसका पोर्ट खरीद लेता है, या कभी पाकिस्तान में ऐसा करता है। तो जो चीन की विस्तारवादी नीति है या नौ उपनिवेशवाद है, कहीं ना कहीं ये जो है बढ़ रहा है। एक दूसरा साझा संस्कृति नहीं। तो देखो यह धारणा है कि भाई चीन दक्षिण एशियाई देश नहीं है, क्योंकि यह जो दक्षिण एशिया के लोगों के साथ एक इतिहास और संस्कृति साझा नहीं करता। अब चीन के आसपास जो है मतलब 8 दक्षिण एशियाई देशों में से 5 की सीमाएं और बांग्लादेश की निकटता में जो है ये स्थित है, और फिर चीन जो है दक्षिण एशियाई देश नहीं है। भाई भारत की चिंता इसको लेकर के क्या है कि सार्क के लगभग आधे सदस्य पूर्ण सदस्य के तौर पे संगठन में चीन के प्रवेश का समर्थन करते हैं, कह रहे हैं कि चीन को भी बुला लो, इसमें शामिल कर लो। और वास्तव में यह केवल जो है ये न केवल पाकिस्तान जो कि चीन के पूर्ण प्रवेश का समर्थन करता है, बल्कि आप श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, मालदीव ले लो, पाकिस्तान तो पहले से समर्थन कर रहा है, उसे क्या है, वो तो चाहता ही है, वो हमें काउंटर करना चाहता है चीन के बहाने। तो लेकिन उसके साथ श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये भी, मालदीव, ये सभी समर्थन करते हैं। और दुर्भाग्य से सार्क जो है भारत पाकिस्तान की दरार और संघर्षों का बंधक है। अब चीन का जो है समूह का पूर्ण सदस्य बनने का मुद्दा भी जो है दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच दुश्मनी के दुष्चक्र का शिकार हो गया। अब भारत के लिए पूर्ण सदस्य के तौर पे चीन के प्रवेश से जो है भारतीय विरोध जो चीन पाकिस्तानी गठबंधन हो सकता है, जो कि सार्क के अन्य छोटे सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। अब यह चीन का दक्षिण एशिया में भारत के वर्चस्व को जो है बेअसर करने का डर भी लगता है, और इसके कारण जो नई दिल्ली को चीन की सदस्यता का लगातार विरोध करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमारी जो भारत सरकार है इसका विरोध करती है। और चीन के प्रवेश से पहले जो है भारत ने जो है अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपने प्रभाव को उपयोग करने का प्रयास भी किया है। तो क्या किया जा सकता है कि सार्क को फिर से जो है सक्रिय करने का समय आ गया है? आखिर क्या कर सकते हैं? तो इसमें कि भाई कई जो है, देखो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा, ये एडिटोरियल है तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है और आगे की राय क्या है? तो देखो भाई कई विदेशी जो मतलब विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ भारत के जो रणनीतिक प्रत्युत्तर व्यवहार की शुरुआत दक्षिण एशिया से होनी चाहिए, और इस संबंध में सार्क को फिर से संगठित करना महत्वपूर्ण है, जो कि 2014 के बाद से ये मंद हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती दुश्मनी के कारण सार्क में जो है भारत की राजनीतिक रुचि में काफी गिरावट आई है, और भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक अलगाव का सामना नहीं कर रहा, और भारत ने सार्क के विकल्प के तौर पे जो बिम्स्टेक है, ये अन्य क्षेत्रीय उपकरणों में जो है निवेश करना शुरू किया है। तो हालांकि बिम्स्टेक जो है उन सभी बिम्स्टेक सदस्यों के बीच एक समान पहचान और इतिहास की कमी जैसे कि कारणों के लिए सार्क को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, और इसके अलावा बिम्स्टेक का ध्यान जो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर है। तो इस प्रकार सभी दक्षिण एशियाई जो देशों को संलग्न करने के लिए एक अनुचित जो है मंच बना रहा है, और दक्षेश में जीवन को प्रभावित करने का एक तरीका जो है दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। और आसियान क्षेत्र में 25% अंतर क्षेत्रीय व्यापार की तुलना में जो दक्षिण एशिया जो दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से, इसको कुल दक्षिण एशियाई जो व्यापार बमुश्किल 5% है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं इन चीजों को लेकर के, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं इससे, तो एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन करके लाना है। एक क्वेश्चन ये है आपका,
क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है कि क्या आप सहमत हैं कि दक्षेस का पुनरुद्धार दक्षिण एशिया में चीन कारक को हल करने में सक्षम होगा? इसको आपको जो है 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में हालिया राजनीतिक अशांति के संदर्भ में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के आर्थिक और जो है रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन करें। इसको 200 शब्दों में लिखना है और ये आपका 15 नंबर का है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि इनको आपको लिखना है। ठीक है, चलो अगला हम इशू देखते हैं।